बताओ भी कौन आ रहा है? तो देख रह गया। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं जी। पॉइंट नंबर में लिखा है कि लोन फ्रॉम, लोन लिया जा रहा है इस क्वेश्चन में, पैसा आ रहा है इनफ्लो, क्रेडिट साइड। इंडियन गवर्नमेंट रीपेज लोन, लोन चुका रही, पैसा जा रहा आउटफ्लो डेबिट। थर्ड, परचेज ऑफ शेयर्स। अब परचेज ऑफ शेयर्स सुनते ही ये सोचना कि पैसा जा रहा होगा पक्का, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इन्फोसिस बाय ए जापानीज रेजिडेंट, तो जापान के किसी पर्सन ने इंडियन इन्फोसिस, इंडियन कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो शेयर्स खरीदेगा तो पैसा इंडिया के अंदर आएगा, इनफ्लो, क्रेडिट। एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, क्रेडिट। फिफ्थ पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय टाटा, टाटा इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी अगर फॉरेन की कंपनी खरीद रही तो पैसा जाएगा हमारी साइड से, आउटफ्लो डेबिट। परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, खरीद रहे हैं हमसे टॉयज, तो पैसे जाएगा हमारी कंट्री से, आउटफ्लो डेबिट। इजी बिल्कुल क्लियर है? दिखा दो नहीं कुछ? चार पॉइंट बताओ बस। क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी आइटम विजिबल है, कौन सी इनविजिबल, ये भी क्वेश्चन है, बताओ। इस बार भी आया, चारों पॉइंट कर दे, चारों पॉइंट कर दे। सर इसी में याद रहो। थोड़ा साइड पे देखना। एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से इनविजिबल आइटम, इंटेंजिबल आइटम, इनविजिबल सही। एलसीडी स्क्रीन विजिबल है, टेंजिबल है, विजिबल सही। बैंकिंग सर्विस इनविजिबल है, सर्विस हमेशा इनविजिबल होती है, ये भी सही, इनविजिबल। और एक्सपोर्ट ऑफ टी, टी विजिबल है, टेंजिबल, इससे विजिबल। कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यूज्ड बाय अ फॉरेन कंपनी, इनविजिबल है ये क्योंकि सर्विस है। बगैर के नीचे करना पड़ता है। ये आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 5 नहीं है, 20 क्वेश्चन। हर एक में आपको ये भी बताना है कि कैपिटल है कि करंट है, और हर एक में आपको ये भी बताना है कि डेबिट है कि क्रेडिट है। एक के अंदर 4 हो गए। नहीं, एक करना है। अक्षत आप आएंगे के बाद अक्षत के बाद इसके बाद
पूछो तो पूछो। तो सबने वही किया था। ठीक रहेगी होना है। सर ये इसने वही था। होना है नहीं पता तीन बच्चे रह रहे हैं। वन नंबर ठीक है सर वो तो है कि एक दूसरा पार्टी है। दोनों एक ही मीनिंग है, चॉइस नहीं होता। पहला पॉइंट देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। बाहर वाले ने इंडिया में इन्वेस्ट करा है, पैसा इन्वेस्ट करा, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, इसीलिए कैपिटल लगा। और इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करी जा रही है तो नियम में पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, इसलिए क्रेडिट साइड। तो पहले वाले में कैपिटल क्रेडिट। बी पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड। अपने रिश्तेदारों को पैसे भिजवा रहे हैं, या तो आपसे नहीं आना, यूनिलेटरल करंट अकाउंट, डेबिट साइड, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ मशीन, सर इंपोर्ट पढ़ते ही करंट अकाउंट लिख दो। और हम अगर मशीनरी खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा होगा, आउटफ्लो डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में आएगा पक्की बात। ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर सर्विस, हमने नेपाल से लोन लिया है, रुपया को लोन दिया है, उससे अभी सर्विस ले रहे हैं, करंट अकाउंट। सर फॉरेन लोन से लोन का अमाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में आया, लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं कैपिटल अकाउंट में आया। लेकिन यहाँ पर ना लोन ले रहे हैं ना लोन दे रहे हैं, ना एसेट में चेंज है ना लायबिलिटी में चेंज। इंटरेस्ट ऑन लोन से लोन का अमाउंट ना घटता ना बढ़ता, ठीक है। अगर लोन अमाउंट ही कवर्ड होता तो कैपिटल अकाउंट। इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन, इंपोर्ट कर रहे हैं सर करंट अकाउंट, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा, आउटफ्लो है डेबिट साइड, ठीक है। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस मांगा हुआ है, तो करंट अकाउंट में क्या लिखा हुआ है देखिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और बाकी की जो ट्रांसफर पेमेंट जैसे चाहे सिंगल साइड हो, यूनिलेटरल हो, इनकम रिसीव, पेमेंट रिसीव। ऑन द अदर हैंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स, लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, या फॉरेन एक्सचेंज में कोई चेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ इट, हेंस कैपिटल अकाउंट। सेवेंथ क्वेश्चन, where will sale of machinery to abroad be recorded in balance of payment? तो आपने इसमें दोनों बातें बतानी है, कौन सा काम कैपिटल या करंट, कौन सी साइड। एंड्रेस पेन इसको लगता है कि मुझे आता है, तो आता है। अकाउंट और डेबिट क्रेडिट दो चीज होती है। सर मशीन हम बेच रहे हैं अब्रॉड में, तो इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। फॉरेन से खरीदना इंपोर्ट, फॉरेन में बेचना एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़ते ही करंट अकाउंट आंसर आ जाता है।
और अगर मशीन बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो है क्रेडिट साइड, तो करंट अकाउंट आएगा और क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर हो गई जी बात? एट कौन बताएगा? हैंडल्स कर सकता है, इसको लगता है कि मुझे आता है। कौन से अकाउंट में, कौन से अकाउंट में और कौन सी साइड? आंसर कहां पर, उस वाले साइड लिख देना अगली बार, खाली साइड। इसको लगता है कि साथ में हैंडल्स करें, अकाउंट भी बताना है और साइड भी बतानी है। कौन बच्चा बता सकता है? हैंडल्स करें, इसको लगता है कि उसे आता है। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, तो फॉरेन से लोन ले रहे हैं, पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, क्रेडिट साइड में आएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ क्रेडिट साइड। लेकिन लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ती है, एसेट लायबिलिटी में चेंज आए तो कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज, इसको लगता है आता, अकाउंट बताएं और साइड बताएं। सर ये होगा दिल्ली कोई होगा गलत है, बैठ जा गलत वाला था। Charity to foreign countries, so this is unilateral transaction, single side. सारी unilateral transaction करंट अकाउंट में आती है। चैरिटी हम दे रहे हैं फॉरेन कंट्री को, आउटफ्लो पैसा जा रहा, डेबिट साइड। टेंथ क्वेश्चन के लिए याद है, इसको लगता है कि आता है। अकाउंट का नाम बताना है, साइड भी बतानी है। छोड़ो अपना लिखो। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट से एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में आंसर आएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़े जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये इनफ्लो है, पैसा आ रहा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट, ये आंसर रहेगा। लेकिन चैरिटी का रिलेटेड नहीं होगी, रिलेटेड तो बोला ना, चैरिटी वाला ना, सर करंट अकाउंट नहीं चाहिए, करंट अकाउंट में तो लिखा है चैरिटी, जस्ट नहीं लिखा है कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट। ये तो 10% का था, आज 10 नहीं गया, मैंने में चैरिटी कहां लिखा है? सर मैं नेट से पढ़ रहा था। इंडियन इन्वेस्टर्स लैंड अब्रॉड, लैंड में उधार देना, लैंडिंग मनी। अगेन सेम क्वेश्चन है सर, अकाउंट कौन सा है और साइड कौन सी? माने आप ट्राई करें तो सर इन्वेस्टर ने पैसा अगर दिया है उधार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है इससे,
इसलिए कैपिटल अकाउंट में आया। फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है फॉरेन में, तो इंडिया से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो डेबिट साइड, डेबिट कैपिटल। मेरे क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेते हैं। 11th का बी पॉइंट, इंडियन इन्वेस्टर अगर फॉरेन में पैसा लगा रहा है, उधार दे रहा है, बी पॉइंट पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ दिस लेंडिंग ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट। क्या फर्क पड़ने वाला है एक्सचेंज रेट? तो लेंडिंग अब्रॉड इंक्रीजेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिमेन्स अनचेंज्ड, एक्सचेंज रेट में राइज, रेट बढ़ जाएगा सर। जो जब भी हम फॉरेन से ट्रांजैक्शन करें फ्लक्चुएशन तो आएगी आएगी। 12th क्वेश्चन, गवर्नमेंट टेक्स मेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑटोनोमस किसे कहते हैं? प्रॉफिट मोटिव से होता। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक वैल्यूज डिजायर्ड टू बी अचीव्ड फ्रॉम दिस। क्यों ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है गोल्ड के इंपोर्ट पर? Restricting autonomous import of gold will reduce the foreign exchange demand. जब इंपोर्ट करते रहेंगे तो इंडिया की एक्सचेंज की डिमांड कम होगी, इंडिया की करेंसी की डिमांड कम होगी। It will reduce foreign exchange payments since autonomous payments decline. BOP deficit will decline. This decline will reduce pressure of deficit and it is the economic value realized. सर हमारी वैल्यू जो है वो डिक्लाइन होनी है, मतलब कि इंपोर्ट बढ़ेगा। हमने क्वेश्चन में क्या था निकाल एक्सपोर्ट उसमें था 600, इंपोर्ट था 700, तो ये डेफिसिट आ रही थी बीओपी का, ये डेफिसिट बढ़ जाएगा rather than इंपोर्ट करें। बेसिकली होता क्या है सर, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली सेलेबल है। बहुत कंट्रीज के अंदर गोल्ड का रेट कम है। जैसे कहते हैं अगर आप फॉरेन घूमने जाते हो, सपोज दुबई घूमने जाते हो, तो वहाँ पे गोल्ड का रेट बड़ा कम है। और तो ऐसे मार्क वगैरह लेंगे तो सिक्योरिटी के लिए कहाँ है? देखो वही है ना, मतलब ज़्यादा चेंज इसलिए नहीं बचा क्योंकि जब जैसे क्या होता है नॉर्मल ध्यान से देखो, वही एक शहर के अंदर मान लो 2 सब्जी मंडी, 2 सब्जी मंडियों में अलग अलग रेट है। मान लीजिए एक जगह आलू 20 रुपए किलो है, एक जगह आलू 15 रुपए किलो, तो होना ये जहाँ 20 रुपए किलो है वहाँ सेलर बढ़ेंगे और बायर शिफ्ट हो जाएंगे 15 रुपए वाला। समझो इस चीज़ को, जहाँ पर रेट कम होता है और ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर रेट बढ़ जाता है, तो ऐसे रेट बढ़ते बढ़ते वापस वहीं पे आ जाता है। इस वजह से डिफरेंस कम रहेगा। What will be the effect of the following on the balance of payment? पहला लिखा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम और दूसरा लिखा है कि इंपोर्ट ऑफ पल्सेस। तो पहले वाला है कि इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया का जो उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है उसमें कॉन्सेप्ट क्या बनाया हुआ है कि भैया फॉरेन से कुछ भी नहीं मंगाना, इंपोर्ट नहीं करना, हर चीज जो है इंडिया में बनाओ। फॉरेन हो गया, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, कल 11 जब आएंगे तो बता दो। हाँ जी अभी देना टेस्ट, मैं आता हूँ 5 मिनट बाद। मेक इन इंडिया में कॉन्सेप्ट क्या बनाया हुआ है, जो फॉरेन कंट्रीज है उनको भी ये बोल रहे हैं, मतलब समझ लो एप्पल वाले को बोल रहे हैं कि आपको फोन भेजना है इंडिया के अंदर तो इंडिया में फैक्ट्री बोलो वहाँ बनाओ, मतलब वो कह रहे हैं कि बना करके मत भेजो यहाँ पर, यहीं पर बनाओ। तो मेक इन इंडिया विल इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो बढ़ेगा, causing improvement in the BOP, डेफिसिट घट जाएगी और इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इंपोर्ट ऑफ पल्सेस, दालें से इंपोर्ट कर रहे हैं अगर, विल लीड टू आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, उसका एडवर्स इफेक्ट है। किसी भी इंपोर्ट का, पल्स की जगह और भी लिखो करना, किसी भी इंपोर्ट का नेगेटिव इफेक्ट जाएगा हमारे BOP पर। और मेक इन इंडिया में इंडिया में ही बनाएंगे हम हर चीज, तो इंपोर्ट कम से कम करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा।
State the effect of rise in the price of foreign exchange, foreign currency, on the balance of payment situation. फॉरेन करेंसी की जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, मतलब $70 से 75 हो गया। फॉरेन करेंसी का जो रेट है वो बढ़ रहा है, उससे बीओपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और खराब हो जाएगा सर बीओपी। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी विल मेक इंपोर्ट्स कॉस्टलियर। अगर हमें खरीदना है बाहर से तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। So import will fall and it will be favorable for BOP as demand for foreign exchange will fall. सर एक्सपोर्टर को मजे आ जाएंगे, एक्सपोर्टर जो बाहर बेच रहा है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। $1 के बदले में 70 रुपए मिल रहे थे पहले उसको, $1 के बदले में 75 रुपीज मिलेंगे। एक्सपोर्ट वाले को फायदा होगा, इंपोर्ट वाले को नुकसान होगा। तो इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर ये मतलब अनफेवरेबल है उसके लिए। एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फेवरेबल है। इंडिया के लिए किसी भी कंट्री के लिए जो फायदा करवा रहा है वो एक्सपोर्टर फायदा करवा रहा है, इसलिए फायदा होगा बीओपी। 15 क्वेश्चन, डेफिसिट या फिर डिसइक्विलिब्रियम कह सकते हैं। इन बीओपी में अकर ईदर ड्यू टू ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और ड्यू टू अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस कौन सी? प्रॉफिट अमाउंट और अकोमोडेटिंग और अदर ट्रांजैक्शन अदर देन प्रॉफिट अमाउंट। तो बताइए क्या होगा डेफिसिट इन बीओपी, वो किस वजह से हो सकती है? ऑटोनोमस की वजह से हो सकती है या मल्टीपल वजह से हो सकती है? पढ़ते हैं आंसर। डेफिसिट और डिसइक्विलिब्रियम अकर्स ड्यू टू ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। टू रिमूव द डेफिसिट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट। क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? सर प्रॉफिट लॉस के लिए हम पूरे साल काम करते हैं, तो ऑटोनोमस वाले ट्रांजैक्शन की वजह से डेफिसिट आता है। और अगर डेफिसिट आ रही है, मतलब हमारे पास इनकम कम और एक्सपेंस ज्यादा हो, लॉस में चल रहा है, तो उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसे बराबर करने के लिए अकोमोडेट ट्रांजैक्शन की जाती है। मीनिंग समझो, तो मैंने पूरे साल में 15 लाख की सेल करी, पूरे साल में खर्चा हो गया 20 लाख, तो डेफिसिट आ गई 5 लाख की। खर्चे वाले को पैसे तो देने हैं, पैसे काम से 5 लाख का लोन लेना पड़ा। 15 लाख की इनकम हुई लेकिन खर्चे हो गए 20 लाख, तो खर्चे वाले पैसे मांगेंगे 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? 15 लाख रुपए है मेरे पास, तो 5 लाख का लोन लेना पड़ेगा। यहाँ कौन सा बताया जा रहा है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से डेफिसिट आई है, उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। और लोन लेना तो प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं उसके, तो ट्रांजैक्शन लोन लेना इज अकोमोडेट ट्रांजैक्शन। According to recent media, USA has accused China of currency devaluation to promote its exports. बाकी सारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम करता जा रहा है क्योंकि अपना एक्सपोर्ट बढ़ा। In the light of the given media report comment, how exports can be promoted through the currency devaluation? एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करेंगे? तो बाहर वाले कंट्री की वैल्यू कम होगी, एक्सपोर्टर को ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा एक्सपोर्टर बनेंगे अपने आप। USA has a valid point of argument as the devaluation of a currency encourages exports of a country. अगर करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी, जब जनरल 70 से 75 हो गई, तो डॉलर महंगा हो गया, तो ज्यादा पैसे मिलेंगे एक्सपोर्टर को। As exported goods become cheaper in the international market, giving a competitive edge for the goods of domestic country. Devaluation of the value of domestic currency promotes exports of the country and may adversely impact the production and sale of importing countries. मतलब चाइना की वजह से बाकी कंट्रीज जो हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता जा रहा है। इंडिया में कह लो कि भाई जो चाइना के मोबाइल हैं वो चीप रेट पर हैं, ज़्यादा फीचर्स के साथ हैं, तो उनका इम्पोर्ट ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर खत्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। व्हाट इज मेंट बाय करंट अकाउंट डेफिसिट? तो करंट अकाउंट के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आते हैं और डेफिसिट कब आएगा?
जब एक्सपोर्ट कम होंगे इंपोर्ट ज्यादा होगा। करंट अकाउंट सरप्लस मतलब उल्टा, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। Current account deficit is situation where arises when the receipt on current account are less than the payment। करंट अकाउंट के डेबिट साइड में पेमेंट आनी है, क्रेडिट साइड में रिसीट आनी है, और रिसीट अगर कम है पैसा आ कम रहा है, ज्यादा रहा है, डेबिट आ जाएगा। In simple words, current account deficit arises when the value of export and service of goods and service is less। सिंपल सी बात है, अगर एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट के बराबर इनफ्लो समझ लो, एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो पैसा आएगा। इनफ्लो का मतलब एक्सपोर्ट कम, लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। करंट अकाउंट सरप्लस इज अ सिचुएशन दैट अराइजेस व्हेन रिसीट ऑन करंट अकाउंट। अब सरप्लस की बात कर रहे हैं तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, रिसीट ज्यादा है। रिसीट ज्यादा का मतलब इंपोर्ट ज्यादा है कि एक्सपोर्ट ज्यादा? एक्सपोर्ट ज्यादा। because our receipt is more than payment। in simple word, in current account surplus value of export and goods and service is more than input। सही है? एक्सपोर्ट ज्यादा मतलब इंपोर्ट ज्यादा मतलब surplus। तो current account deficit signifies that the nation is a borrower। डेफिसिट आ रहा तो हमने लोन लिया मतलब, और सरप्लस आ रहा तो हमने लोन दिया लैंडर। शुरू हो जाए। कुछ आइटम डेबिट साइड में आनी और इनमें से कुछ आइटम क्रेडिट साइड में आनी, और फिर बैलेंस मिलेगा। बोला पी जल्दी करना, कौन सा डेबिट में आना, कौन सा क्रेडिट में आना, कैलकुलेट करके यहाँ से कैलकुलेट कर।
सिंगल आंसर चाहिए, उसको मत करेंगे। ठीक है बेटा, चॉइस सर ये इसमें से ये जो प्राइड है ना इनका और ये वो क्या है आंसर कोई गलत मिस्टेक है, आपने आंसर जब सही नहीं किया। एक्सपोर्ट प्राइड होता है और इम्पोर्ट प्राइड जो एक्सपोर्ट की आइटम है वो इनफ्लो है, क्रेडिट में 125 और 95। जो इंपोर्ट की आइटम है उसमें पैसा जाता है, पेमेंट होती है डेबिट साइड 70 और 90। और जो लास्ट में है गिफ्ट एंड ट्रांसफर, यूनिट लेटर ट्रांसफर लेटर, ये भी करंट अकाउंट में आएगी। तो गिफ्ट दे रहे हैं कि ले रहे हैं, बड़ा ध्यान से पढ़ना है। गिफ्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी वर्ल्ड से गिफ्ट मिल रहे हैं हमको, ये इनफ्लो है, क्रेडिट प्लस। तो तीन आइटम क्रेडिट साइड की है मतलब प्लस की है, दो आइटम डेबिट साइड की है मतलब माइनस की है। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा था कैलकुलेट कर दो बैलेंस कितना है, इसलिए हमें एक एक आइटम को डेबिट क्रेडिट बताने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी थी प्लस माइनस करके। आइटम वाइज डिमांड क्या होगा, तो आइटम वाइज साथ डेबिट। फिर होगी जी बात, चलिए इतना करते हैं यार।